भारत की एक हाई सिक्योरिटी जेल, लोहे की सलाखों के पीछे बंद एक कैदी और हजारों किलोमीटर दूर कनाडा की सड़कों पर चल रही ताबड़तोड़ गोली। सुनने में ये किसी क्राइम थ्रिलर की कहानी लग सकती है, लेकिन जांच एजेंसियों का ये दावा है कि ये एक हकीकत है। FBI और कनाडा की RCMP ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने भारतीय मूल के कुछ कुख्यात गैंगस्टर के उस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें खोल दी हैं जो जेलों, ड्रग कार्टेल, सोशल मीडिया और विदेशों में फैले अपने गुर्गों के जरिए अरबों रुपए का खेल चला रहे थे। इस नेटवर्क के केंद्र में 3 नाम बताए जा रहे हैं: लॉरेंस बिश्नोई, रविंद्र धंधा और जग्गू भगवानपुरिया। ऑपरेशन का नाम है हार्ड बॉल। करीब 2 साल तक बेहद गोपनीय तरीके से चली जांच के बाद अमेरिका की FBI और कनाडा की RCMP ने संयुक्त कार्रवाई की। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कई जगहों पर छापेमारी हुई। रविंद्र सिंह धांधा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में भी कई संदिग्धों को पकड़ा गया और अदालत में कई चार्जशीट दाखिल की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कोकीन, नकदी और हथियार भी बरामद किए गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ गिरफ्तारियों की नहीं है। असल सवाल ये है कि भारत की जेल में बंद अपराधी आखिर अमेरिका और कनाडा में बैठे लोगों तक अपना नेटवर्क कैसे चला रहे थे। जवाब हमें लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में मिलता है। एक समय छात्र राजनीति से जुड़ा रहने वाला लॉरेंस आज भारत के सबसे चर्चित गैंगस्टर में गिना जाता है। वो जेल में बंद है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि उसके नेटवर्क की गतिविधियां जेल की दीवारों के बाहर लगातार जारी रही। उसका सबसे भरोसेमंद साथी गोल्डी बराड विदेश में बैठकर नेटवर्क के कई हिस्सों को संभालता रहा। यही वजह है कि कानून की गिरफ्त में होने के बावजूद गैंग की सक्रियता और गतिविधियां रुकती हुई नहीं नजर आ रही हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि सोशल मीडिया इस नेटवर्क का एक बड़ा हथियार बन चुका है। गैंग अपने नाम का डर फैलाता है, अपनी छवि बनाता है और बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश करता है। कई बार अपराध को ताकत और शोहरत की तरह पेश भी किया जाता है, जिससे कुछ युवा इस जाल में फंस जाते हैं। लेकिन अपराध की इस दुनिया में सिर्फ बंदूकें ही नहीं चलती, पैसा भी उतनी ही बड़ी ताकत होता है। यहाँ से कहानी में रविंद्र धंधा की एंट्री होती है। धांधा पर आरोप है कि उसने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का इस्तेमाल ड्रग तस्करी के लिए किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसके संपर्क मैक्सिको के ट्रक नेटवर्क तक फैले हैं। सामान्य दिखने वाले ट्रकों और मालवाहक वाहनों के जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की जाती है। यही कारोबार इतना बड़ा था कि इसकी कीमत अरबों रुपए तक बताई गई है। जांच में ये भी आरोप सामने आए कि सीमा पार होने वाली गतिविधियों के बारे में पहले से जानकारी जुटाई जाती थी और सिस्टम की कमजोरियों का पहले से ही फायदा उठाया जाता था। यही कारण है कि नेटवर्क लंबे समय तक एजेंसियों की नजरों से बचा रहा। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। तीसरा नाम है जग्गू भगवानपुरिया का। कभी लॉरेंस का करीबी माने जाने वाला जग्गू बाद में उसका प्रतिद्वंदी बन गया। आरोप है कि उसका नेटवर्क अलग तरीके से काम करता है। जहां कुछ गैंग सीधे हिस्से का सहारा बनती हैं, तो वहीं ये नेटवर्क डर और दबाव का इस्तेमाल करता है। जांच एजेंसियों के अनुसार विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को फोन कर वसूली की जाती है। यदि कोई पैसे देने से इनकार करे तो उसके परिवार को भारत में परेशान करने की भी धमकियां मिलती हैं। ये डर का ऐसा कारोबार था जिसमें गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी दौरान एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। निज्जर खालिस्तान समर्थक गतिविधियों से जुड़ा एक चर्चित नाम था और भारत सरकार उससे पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुकी थी। दिन दहाड़े हुई इस हत्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूचाल ला दिया। बाद में कनाडा पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका न्याय विभाग के दस्तावेजों में भी इस मामले का जिक्र सामने आया। इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों को संभावित भूमिका को लेकर आरोप लगाए, जिन्हें भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। यहीं से मामला अपराध से निकलकर कूटनीति तक पहुंच गया। भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव बढ़ा। दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हुई। लेकिन इसी बीच FBI और RCMP की जांच में एक और पहलू सामने रखा। जांच एजेंसियों का फोकस संगठित आपराधिक नेटवर्क पर केंद्रित रहा। कई दस्तावेजों और आरोप पत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट की भूमिका पर जोर दिया गया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मामला केवल एक हत्या का नहीं बल्कि सीमा पार फैले आपराधिक नेटवर्क का भी था। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक पहलू है। आज अपराध बदल चुका है। पहले गैंग मोहल्लों तक सीमित थे, फिर शहरों तक पहुंचे और अब देशों की सीमाएं पार कर चुके हैं।
ड्रग्स से पैसा आता है, पैसों से हथियार खरीदे जाते हैं, हथियारों से खौफ पैदा किया जाता है और उसी खौफ के दम पर वसूली का नया कारोबार खड़ा होता है। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को लगातार मजबूत करता हुआ नजर आता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क के कई कथित मास्टरमाइंड जेलों में बंद हैं। इसके बावजूद उनके नाम लगातार अंतर्राष्ट्रीय जांचों में सामने आते रहते हैं। यही सवाल सुरक्षा एजेंसियों के सामने है। आखिर जेल की सलाखों के पीछे बैठा अपराधी दुनिया के दूसरे छोर तक अपना नेटवर्क कैसे संचालित कर लेता है? ऑपरेशन हार्डबॉल ने कई गिरफ्तारियां जरूर की हैं, लेकिन इसने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। ये चेतावनी है उस नए अपराध जगत की जो अब सिर्फ एक शहर, एक राज्य या एक देश तक सीमित नहीं रहा। जब अपराध की कोई सीमा नहीं बची तो उससे लड़ाई भी सीमाओं में बंधकर नहीं की जा सकती है। और शायद यही वजह है कि FBI, RCMP और दूसरी एजेंसियां अब इस लड़ाई को सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा की चुनौती भी मानते हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ लॉरेंस, धांधा या जग्गू की नहीं है। ये उस बदलती दुनिया की कहानी है जहां अपराध भी अब ग्लोबल हो चुका है।